राम राम मित्रों, आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम भारतीयों में सदियों से वो कौन सी गंभीर बीमारी थी जिसके चलते जो है हम बार बार गुलाम होते गए। तो आखिर वो कौन सी बीमारी थी जिसके चलते ये लोग लगातार जो है सफल होते गए और हम इतना विशाल देश असफल होते गए। मित्रों, आज एक व्यक्ति की मैंने पोस्ट पढ़ा है, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद ही मेरे मन में आया है कि कुछ ऐसी बातें करी जाए। और मैं जानता हूँ कि मेरी इस बात से बहुत लोगों को ठेस भी पहुँचेगी, खासकर उन लोगों को ज़रूर ठेस पहुँचेगी जो जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, यानी जातिवाद से पीड़ित जो लोग हैं उनको ज़रूर मेरी बातों से ठेस पहुँचेगी। तो मित्रों, मुट्ठी भर मुग़ल आए, बार बार गजनी से लेके और न जाने कौन कौन आए और आसानी से इस देश को लूटते गए, कब्जा करते गए, यहाँ शासन करते गए। और फिर अंग्रेज़ आए, वो भी इसी ढंग से देश पे जो है इन्होंने शासन किया। मुट्ठी भर अंग्रेज, यू नो आज़ादी के समय अंग्रेज़ों की संख्या कितनी थी? मात्र 40,000 अंग्रेज सैनिक थे इस देश में और लगभग 2,000 ऑफिसर थे। तो आखिर वो कौन लोग थे जिनके चलते ये इतने विशाल देश पे, आज़ादी के समय हमारे देश की कुल आबादी 40 करोड़ थी, 40 करोड़ पे ये 40,000 और ये 2,000 ऑफिसर कैसे जो है शासन करते रहे? तो मित्रों, वो उस बीमारी का ही कारण था। ये बीमारी है जातिवाद की बीमारी, अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ समझने की बीमारी। अगर आप सदियों पीछे जाएं तब भी ये बीमारी थी। ये बीमारी कहाँ से लगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मैंने वेदों का अध्ययन किया है, वेदों में कहीं भी जो है जन्म से जाति को श्रेष्ठ नहीं बताया गया, बल्कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है जो वेदों से आती है उसका आधार सीधे सीधे कर्म था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था और ये कर्म के आधार पे था कि जो लोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जो लोग सुरक्षा का काम करेंगे वो क्षत्रिय कहलाएंगे, जो लोग व्यापार का काम करेंगे वो वैश्य कहलाएंगे, और जो लोग अन्य कार्य करेंगे, जो इन कार्यों के करने में योग्य सक्षम नहीं होंगे, वो शूद्र कहलाएंगे। ये वर्ण व्यवस्था नितांत जो है कार्मिक थी, कर्म के आधार पर निर्धारित थी, न कि जाति के आधार पर। लेकिन कालांतर में इसको जो है जन्म के आधार पे जो है बना दिया गया और वही बीमारी शुरू हुई। वही वायरस हमारे अंदर आया, उसने एक ऐसी बीमारी फैलाई जिसके चलते हम लगातार जो है पीड़ित होते रहे और शासित होते रहे। क्या आप समझते हैं कि मुट्ठी भर गजनी जैसे लोग आए जो चंद हजार सैनिकों के साथ आए और इतने बड़े देश के एक एक कर सबको लूटते गए, सबका कत्लेआम करते गए जो उनके रास्ते में आया, और देश पे शासन किया मुग़लों ने। बाद में आके हज़ारों सालों तक शासन किया। तो आखिर किसकी वजह से? मित्रों, जातिवाद से पीड़ित उस बड़े समाज की वजह से। मैं उन्हें गद्दार और देशद्रोही नहीं कहूँगा, जैसा कि इस पोस्ट में उस मित्र ने कहा था कि मुट्ठी भर मुग़ल आए और मुट्ठी भर अंग्रेज़ आए और वो इस भरोसे आए कि भारत में बहुत सारे गद्दार हैं जो इनका साथ देंगे। मित्रों, वो साथ देने वाले गद्दार नहीं, मैं कहूँगा वो पीड़ित थे, इस जाति व्यवस्था से पीड़ित लोग थे जिन्हें ऐसा लगा कि हम जिस व्यवस्था, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस जातिवादी समाज में, उससे बेहतर ये इनका समाज रहेगा। और निश्चित रूप से उन्हें राहत भी मिली, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इतिहास का गहन अध्ययन किया जाए या पर्दे के पीछे की चीज़ों को समझने की कोशिश करी जाए और उन लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश किया जाए जो इस जातिवादी परंपरा में जी रहे थे, जहाँ सब कुछ एक वर्ग विशेष के पास था, उनके पास इवन शिक्षा तक का अधिकार नहीं था। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहाँ उनकी स्त्रियों को वस्त्र पहनने तक का अधिकार नहीं था। और मतलब जाति के नाम पे कितना शोषण इस समाज में रहा है। अगर मैं कहूँ तो मेरी उम्र अभी 52-53 साल है, लेकिन मैंने भी अपने होश में वो पीड़ा देखी है इन निचली जाति के लोगों की, उनकी स्त्रियों की, उनकी बच्चियों की, कि किस तरह से जब जो चाहे उनके साथ जब जोर ज़बरदस्ती कर देता था। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मेरे आँखों के सामने हुई हैं। तो वो पीड़ित समाज जो था उसने साथ दिया। जलियांवाले बाग में इतने लोग मारे गए, किसने मारा?
एक जनरल डायर ने शायद पहली गोली चलाई होगी, उसके बाद गोली चलाने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी था। लेकिन वो हिंदुस्तानी जो उस एक वर्ग विशेष हिंदुस्तानी से सहमत नहीं था संभवतः। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि जातिवाद की बीमारी जो सदियों से हमारे समाज में रही है, और दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि वो जातिवादी कीड़े, वो वायरस आज भी समाज में जीवित हैं। और वही वजह है कि इतने लंबे अंतराल के बाद आज़ाद हम हुए, 75 साल आज़ाद हुए हमको हो गए, लेकिन फिर भी आज समाज में वो परिवर्तन, जो अपेक्षित परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन हम नहीं ला पाए। क्योंकि वो जो जातिवाद की बीमारी थी, अब जो पीड़ित थे, जब उनको कानून ने, संविधान ने थोड़ा सा सहारा दिया है, तो वो भी उसी जातिवादी सोच से पीड़ित हो गए हैं। और प्रतिक्रिया या बदले की भावना से उनको समाज में जगह जगह देखा जा सकता है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। ये बीमारी हमें दूर करनी पड़ेगी। इस बीमारी को दूर किए बिना भारत कभी भी एक सभ्य समाज, एक सभ्य राष्ट्र नहीं हो सकता है। तो मुझे गंभीर अफसोस है, चिंता आप कह सकते हैं, कि आखिर इस जातिवाद रूपी बीमारी को कैसे दूर किया जाए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बीमारी को प्रयत्न किया जाए, इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। ऐसे हर जातिवादी सोच वाले को अपनी सामाजिक संरचना से निकाल फेंकने की ज़रूरत है। लेकिन हम नहीं फेंक पा रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी वो जातिवादी कीड़े जगह जगह जीवित है, बिलबिला रहे हैं। वो समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को पीड़ित कर रहे हैं। जिस पीड़ा के चलते इस देश में इस्लाम का उदय हुआ। हु इज़ द मुस्लिम? मैं एक प्रश्न डाल रहा हूँ कि मुसलमान कौन है? मुसलमान किसी आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं। भारत के वही पीड़ित तबका है, भारत का वही पीड़ित तबका है जिसको हमने अपनी ये जातिवादी व्यवस्था में पीड़ित किया हुआ है। वो मैं भी मानता हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता था कि तलवार के दम पर इस्लाम का उदय हुआ या विस्तार हुआ। नहीं, हाँ, आंशिक रूप से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तलवार से दबाया गया, लेकिन इस्लाम का जो मुख्यतः विस्तार हुआ है वो इस जातिवादी व्यवस्था के चलते हुआ है। इस्लाम का उदय ही इस जातिवादी व्यवस्था का परिणाम है। अरब में जब मुसलमानों का उदय हुआ या मुस्लिम धर्म जब आया, तो वहाँ कौन था? यही सनातन संस्कृति थी, यही हिंदू धर्म था, यही जाति व्यवस्था थी, यही जातिवादी सोच के लोग थे जिनके विरोध में एक समाज उठ खड़ा हुआ मोहम्मद साहब के नेतृत्व में। वो मुसलमान कहलाया। असल में वो पीड़ित हिंदू जाति के लोग थे जिन्हें इन जातिवादी व्यवस्था के लोगों ने पीड़ित किया था, कदम कदम पे उन्हें नीचा दिखाया था, और वही लोग इकट्ठा हुए, मुसलमान बने। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आज जो भी समस्याएं हैं, मैं सिर्फ भारत ही नहीं कह रहा हूँ, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान से लेके ये समूचे एशिया में एक ही धर्म था। आज के 10-15 मात्र कुछ हज़ार साल पहले आप जाइए तो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति थी और हिंदू थे। और हिंदुओं का वो दुर्गुण था जातिवादी, जो जातिवाद से पीड़ित समाज था, जो शासक वर्ग था, ये उसकी जो मानसिकता थी जातिवाद की, अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ समझने की, उसी मानसिकता का दुष्परिणाम है आज ये जितनी भी समस्याएं इस पूरे, मैं कहूँगा, पश्चिम एशिया में हैं, या फिर जो भी देश जहाँ भी इस हिंदू संस्कृति का विस्तार रहा है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि वो गद्दार नहीं थे। वो गद्दार कहना उन्हें गलत है। असल में उनको इतना पीड़ित किया गया था सदियों तक इस शासक वर्ग द्वारा देश के। मैं जातिगत रूप से नहीं इंगित करूंगा कि वो कौन लोग थे, लेकिन पूरा देश जानता है कि शासक वर्ग कौन लोग थे और उन्होंने किन लोगों को पीड़ित किया। वही क्रिश्चियन बने, वही मुसलमान बने, और आज भी उन्हीं से लड़ाई चल रही है। जो अभी भी हिंदू धर्म में बचे हुए हैं उनको बचाने की ज़रूरत है, अन्यथा आज नहीं कल वो भी अलग हो जाएंगे इस जातिवादी हिंदू संस्कृति से। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक सच्चाई जो मेरे मन में आई, जो मैंने मंथन और चिंतन के बाद जो मुझे समझ में आया कि असल में पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है, तो मुझे लगा कि पर्दे के पीछे की सच्चाई यही हो सकती है कि क्यों मुट्ठी भर लोग अफ़गानिस्तान से आए। मुट्ठी भर क्या, वो मुट्ठी भर लुटेरे गजनी के, जिन्हें वहाँ कोई जानने पहचानने वाला नहीं था,
उन मुट्ठी भर लुटेरों ने आके इस इतने बड़े देश को लूटा, मनमाने ढंग से लूटा और उनका कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया। उसके बाद चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने हजारों सालों तक इस देश पे शासन किया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है हमारा जातिवाद। जातिवाद रूपी हमारी बीमारी के चलते ही ये सारी समस्याएं देश में पैदा हुई हैं, और अगर हम जल्द ही इससे मुक्त नहीं हुए तो और गंभीर समस्याओं से इस देश को एक बार फिर से गुजरना पड़ेगा। एंड हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। हम फिर से अफगानिस्तान की तरह टुकड़े टुकड़े में पड़ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।